स्थिर वैद्युतिकी। आज हमारा जो टॉपिक है फिजिक्स का वो है स्थिर वैद्युतिकी। इसका मतलब होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी स्थिर आवेश द्वारा उत्पन्न बल, विद्युत क्षेत्र और विभव का अध्ययन करते हैं। इन तीन चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। जो आपको फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, वो बल और विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड है। इससे कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और इसके डेरिवेशंस जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले हैं वो पढ़ेंगे। तो पॉइंट शॉट एक अलग से वीडियो में डालूंगा इस पॉइंट पे कि जो डाइपोल की वजह से विद्युत क्षेत्र आता है वो भी रहेगा, इसमें भी वो वीडियो रहेगा और बाद में भी वो इंक्लूडेड रहेगा, ताकि आप लोगों को बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ पूरी कॉन्सेप्चुअल जानकारी मिले शॉर्ट टाइम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बल का अध्ययन करते हैं, फिर विभव का और फिर विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, तो सबसे इसमें जो बात आ रहा है वो क्या है, स्थिर आवेश क्या होता है। स्थिर आवेश क्या होता है, तो स्थिर आवेश का मतलब ये है कि आवेश जो स्टैटिक है, जो जिसके पास मोशन नहीं, अगर वो मोशन में आए तो क्या हो जाएगा, वो करंट हो जाएगा। बट हमारे पास अभी जो चार्ज है वो सरफेस पे रिलाई कर रहा है, किसी वस्तु के सतह पे रुका हुआ है और वो स्थिर है। ठीक है, इसमें कोई मोशन नहीं है। ठीक, दूसरी बात, आवेश क्या होता है, तो आवेश को हम बिल्कुल बेसिक समझना है कि आवेश क्या होता है। ठीक है, तो आवेश हम सबसे पहले समझे, आवेश मतलब किसी वस्तु पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकता या न्यूनता को दर्शाता है। हाँ, और वही आवेश के रूप में हम उसे पढ़ते हैं, किसी धातु पे आता है तो। ठीक है, तो आवेश क्या है, आवेश यह है, इसकी परिभाषा यह है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु में विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। मतलब ये वो चीज है जिसके किसी के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एबिलिटी और मैग्नेटिक एबिलिटी उत्पन्न करता है। मतलब विद्युतीय प्रभाव और विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, आवेश, तो आवेश को हम सबसे पहले क्या इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आवेश के बारे में क्या क्या हम पढ़ेंगे, तो पहले आवेश के बारे में हम ये पढ़ेंगे इसका सिंबल क्या है, इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं। तो इसको हम क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, क्यू मतलब आवेश को क्यू से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे फोर्स को एफ से लिखा जाता है वैसे आवेश को क्यू से लिखा जाता है। ठीक, इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक है कूलॉम। क्या है, इसका मात्रक है कूलॉम। ठीक है, इसका मात्रक है कूलॉम, जिसे हम लोग सी से आइडेंटिफाई नोटिफाई करते हैं, सी। हाँ, इट इज कॉल्ड कूलॉम। ठीक, अब इस कूलॉम के बारे में पहले बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखेंगे और अपने इस तरह से जाने में फायदा ये है कि हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करते रहेंगे, न्यूमेरिकल्स के साथ साथ थ्योरी भी हमारी क्लियर होती रहेगी। बिकॉज एक फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर बुक है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपको प्रैक्टिकल से समझना है प्रैक्टिकली, तो आपको न्यूमेरिकल लगाने ही पड़ेंगे। बिकॉज थ्योरी सब कुछ नहीं कर सकते हो, पहले आप न्यूमेरिकल लगाइए फिर आप उसकी थ्योरी को समझोगे। तो न्यूमेरिकल के बिना ये इनकम्प्लीट होता है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि आप बिना न्यूमेरिकल पढ़े फिर समझ जाओगे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर समझ जाओगे तो फिर आप भूल जाओगे उसे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपको थ्योरी को समझाता है, बट उस नज़रिए से आप देखोगे तब, और वो नज़रिया क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको ऐसे पढ़ें न्यूमेरिकली प्लस थ्योरेटिकली कि हमारा थ्योरी भी क्लियर हो और न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और प्रैक्टिकल भी क्लियर हो हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले कूलॉम के बारे में बात करते हैं। तो कूलॉम को हम सी से लिखते हैं। अब वीमा की बात कर ले। अब वीमा क्या है कूलॉम की, मतलब डायमेंशन क्या है कूलॉम की, तो कूलम की डायमेंशन जो होती है वो ये होती है कि हम इसको लिखते हैं ए टी। अब ये ए टी कहाँ से आ गया, तो एनालिसिस करेंगे, बहुत बच्चों को वीमा निकालने नहीं आता है, तो छोटी छोटी बातों पर हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। बाकी बाकी जो बड़े बड़े डेफिनेशन उनका मैं वीमा निकालने दिखाऊंगा। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बच्चों को वीमा के बारे में आता ही नहीं है। तो वीमा की कैसे निकाला आता है, वो ये है कि क्यू का फार्मूला होता है, हमारे पास सबसे पहले हमने चार्ज करंट पढ़ा था, करंट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन का टी। तो Q हमारा I जो है वो एम्पियर में लिया जाता है और Q हमारा कूलम में लिया जाता है और टाइम हमारा सेकंड में लिया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में सेकंड का जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो क्या है, वो T है। वो क्या है, वो T है। तो ये हो गया हमारा C इज इक्वल्स टू ए टी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वीमा हो गया। ठीक है, तो ये वीमा है हमारा ए टी। ठीक है, C इज इक्वल्स टू ए टी। ठीक, तो इस तरह से बीमा निकलने आ गया। बाकी इसके बारे में और भी अध्ययन किया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग बीमा निकालते हैं। ठीक,
आप लोग उस बात को स्क्रीनशॉट करके समझ सकते थे कि कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर विमा इसको आवेशित करने का आवेशन का विधि क्या है, आवेशन की विधि क्या क्या है, किस किस विधियों द्वारा हम इसे आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। आवेशन की विधि क्या है, तो विधि ये है बेटा कि सबसे पहले घर्षण करना, क्या करना, घर्षण, हाँ जी। घर्षण ये होता है कि किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर रगड़ने से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, ठीक है। और फिर दूसरा होता है अचालन से, किससे होता है, चालन से। चालन मतलब किसी चार्ज बॉडी को किसी बॉडी से कनेक्ट कर देना, इससे क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर दूसरे बॉडी में चले जाएंगे और वो वाला बॉडी अपोजिटली या सेम चार्ज से चार्ज हो जाएगा। ये होता है चार्ज का इंडक्शन और चार्ज का कंडक्शन, ठीक है। जैसे अगर मैंने किसी बॉडी को, कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी को किसी दूसरे चार्ज कंडक्टिंग बॉडी के पास रख दिया, तो वो उस नियरेस्ट एंड पे अपोजिट चार्ज को इंड्यूस कर देगा। मतलब इसके चार्ज होने की वजह से ये बॉडी भी चार्ज होती है, चार्ज द्वारा, ये प्रेरण द्वारा चार्जिंग है, इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। इसका हमारे सिलेबस में नहीं है, जिक्र नहीं करेंगे हम लोग। बाकी कंडक्शन से करें, और यही बात को मैंने चेंज कर दिया, कंडक्शन से कर दिया। तो मैंने क्या किया, इस बॉडी को ऐसे कर दिया और यहाँ पे कोई तार से जोड़ दिया, तो ये जो चार्ज है वो फ्लो होकर के, मान लो यहाँ 4 चार्ज था, तो 4 में से 2 चार्जेस फ्लो होकर के वहाँ चले जाएंगे और इनमें आपस में बराबर बराबर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये हो गया चालन द्वारा आवेशन, ठीक है, घर्षण द्वारा आवेदन। तो अभी मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस दिखाया था, अभी डाउट है कि प्लस क्या और ये माइनस क्या, तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो इसका मतलब है कि आवेश के प्रकार, हाँ, आवेश के क्या क्या प्रकार हैं, ठीक है। तो आवेश के प्रकार ये हैं, इसके बारे में, आवेश के प्रकार के बारे में समझते हैं कि प्रकार क्या क्या है, ठीक है। तो प्रकार के बारे में हम देखें तो 2 प्रकार के आवेश होते हैं, एक होते हैं धन आवेश, एक होते हैं धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। क्या होता है, ऋण आवेश, ठीक है। तो धन आवेश और ऋण आवेश का मतलब क्या है, अब ये एग्जैक्टली होते क्या है। धन आवेश मतलब प्लस साइन से हमसे मेंशन करेंगे और ऋण आवेश मतलब माइनस साइन से हम इसे मेंशन करेंगे, ओके। नाउ ये बॉडीज पे आए कैसे, ठीक है, काफी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, हल्का सा पॉइंट है, जो बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझते यहाँ से एक बार में समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें इतना तो पता होना है, ये जानते ही हैं कि हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन होते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये कभी चेंज नहीं हो सकते। किसी एटम का डीएनए ऐसे होते हैं ये प्रोटॉन, ठीक है, तो ये चेंज नहीं हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद इनके बाहर में होते हैं सेल्स। क्या होते हैं इनके बाहर में, इनके बाहर में होते हैं सेल्स। अब ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स में क्या होते हैं, इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के आने जाने से चार्ज डिफाइन होता है, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज है कि माइनस चार्ज है। जैसे कि मान लो मेरे पास 4 प्रोटॉन थे, या चलो 5 प्रोटॉन है, तो अगर 5 प्रोटॉन है तो पहले सेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले सेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। मतलब ये टोटल 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। पर अगर किसी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, क्या कर देता है, लॉस कर देता है, तो ये बॉडी देखो, प्लस चार्ज माइनस चार्ज जीरो, 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 यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये वाला चार्ज क्या हो जाएगा, बॉडी चार्ज हो जाएगा और ये जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। मतलब अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नो नीड टू अंडरस्टैंड इट कि कैसे लॉ नीड कि कैसे माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है, ये नो इट बाय अंडरस्टैंड, बिकॉज प्रोटॉन चेंज नहीं हो सकते, प्लस नहीं चेंज होता, माइनस ज्यादा तो नेगेटिव चार्ज एंड माइनस कम तो पॉजिटिव चार्ज, सिंपल एज इट इज, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि क्या क्या ऋणावेश के लिए वही बात है, सेम बात है कि अगर इस प्रोटॉन के पास अगर इस एटम के पास 3 प्रोटॉन है, मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जैसे कि होता है लिथियम में। तो लिथियम तो ऐसे इलेक्ट्रॉन लेता नहीं, बट मैं समझा रहा हूँ, बस आप लोग बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रॉन लिया, तो अब ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, अब एक माइनस यहाँ एक्स्ट्रा आ गया, ये जो चार्ज है ये बॉडी का चार्ज बन जाएगा और ये ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बॉडी हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, जिसे हम बाद में
-4Q 5Q जो भी चार्ज उस पे आया होगा इससे रिप्रेजेंट करेंगे या कूलम में रिप्रेजेंट करेंगे उसको। कूलम की विमा क्या है, वो 80 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कॉपी कर लेना, बिकॉज ये आगे चल के सारे डेरिवेशन के डिराइव करने में ये लगेगा, ठीक है। तो इसे कीप इट नोट, मैंने कैसे निकालता, यहाँ पे निकालता आपने देखा था, उस पॉइंट ऑफ व्यू जाके स्क्रीनशॉट लेकर के उसको रख लेना, ठीक है ना। क्योंकि अगर कल को भूल जाते हो कि Q = 80 है तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ लिया, आवेश के प्रकार पढ़ लिए, विमा पढ़ लिए, विधि पढ़ लिए, अब क्या पढ़ लिया हम लोग, हम लोग ने आवेश की विमा पढ़ ली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गुण है, ठीक है ना। क्या है, गुण है। तो ये हमारा एक सर्कल डायग्राम है जिससे कॉन्सेप्ट समझ में आता है क्या क्या बातें एक टॉपिक से होती हैं। तो यहाँ पे 5 चीजें हैं जो हमें समझना है, ठीक है ना। और जो छठा टॉपिक है वो है बल, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। ये कूलम का नियम जो कि अबाउट 40 to 30% वेट रखता है कि आ सकता है एग्जाम में। तो हम लोग लेवल वाइज पढ़ेंगे, परसेंटेज वाइज एनालिसिस करेंगे कि इस टॉपिक में कितना परसेंट है आने के चांसेस है। स्टार मार्क जो इंपॉर्टेंट होगा उसमें स्टार मार्क लगा दूंगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। चलिए, तो बाकी ये आपने देख लिया। अब हमने पढ़ना है क्या, आवेश के गुण। कुछ लोग कहते हैं कि आवेश के गुण क्या ही पढ़ना, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आते ही आते हैं, वही कभी कभी आवेश पूछ देता है, बट अगर नहीं पूछता है तो भी ये बहुत क्रूशियल है आपके न्यूमेरिकल्स, आपके कॉन्सेप्ट को समझने में, आपके डेरिवेशन को डिराइव करने में। बिकॉज ये कैसे होता है बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आवेश के गुण, हाँ जी, आवेश के गुण, क्या क्या गुण होते हैं आवेश के। तो पहला गुण होता है कि आकर्षण प्रति आकर्षण। क्रूशियल बात है ये समझना, हाँ। आकर्षण और प्रति आकर्षण, प्रतिकर्षण, हाँ जी, मतलब अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ओके। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, बाद में मैं इसका इंग्लिश वीडियो भी डाल दूंगा जिसमें आप इंग्लिश पूरा इंग्लिश रहेगा। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है बेसिकली, बट बोथ इंग्लिश मीडियम कैन आल्सो अंडरस्टैंड, बिकॉज इसमें कुछ वर्ड में यूज कर रहा हूँ जो इंग्लिश मीडियम के लिए काम आएगा। बाकी अगला एक और वीडियो डालूंगा इसी चैप्टर का जिसमें सारा इंग्लिश में लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो लिंक आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। आकर्षण, अट्रैक्शन, ठीक है। तो अट्रैक्शन कब होता है, आकर्षण होता कब है, मतलब अगर दो विपरीत आवेश आपस में अगर एंटेंगल होंगे तो उनमें होगा आकर्षण बल, वो दोनों एक दूसरे को चिपकाना चाहेंगे। ये चिपकेंगे नहीं चिपकेंगे ये बात की बात है, आगे टॉपिक से पढ़ेंगे। उसके बाद प्रति आकर्षण, अगर समान आवेश एक पास आ जाए तो वो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब ये कैसे जरूरी है इसको जानना, अरे बहुत जरूरी है यार। अगर तुमने किसी का बल निकालना है, किसी मल्टीपल चार्जेस का बल निकालना है, जब तुम्हें डायरेक्शन ही नहीं पता होगा तुम कैसे रिजल्टेंट निकालोगे, कहाँ में बल देना है, किस वाले की इफेक्ट, किस वाले आवेश की वजह से हमें जोड़ना है कि किस वाले की वजह से घटाना है, ये हमें नहीं पता होगा। इसका पता यहाँ से चलता है, सिर्फ इस छोटी सी बात से, पहले गुण से पता चलता है, ठीक है। तो टॉपिक क्यों पढ़ा जा रहा है इसका रीजन भी होना चाहिए पता हमें, सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होता है समझ, ठीक है। आकर्षण प्रति आकर्षण। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आवेश का क्वांटमीकरण, ओके। आवेश का क्वांटमीकरण, व्हाट इज क्वांटमीकरण, तो दैट मीन्स क्वांटमाइजेशन, इट मीन्स कि जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, वो एक इंटीजर नंबर में आता है। मतलब इसका जो नंबर होता है वो इंटीजर होता है। इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, ये p/q के फॉर्म में नहीं हो सकता है, मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, आधा वाधा नहीं हो सकता, ये पूरा पूरा फुल आएगा और फुल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसी से एक बात और डिराइव हुआ। अब जिसको ये पता है कि आवेश क्वांटमाइज होता है उसको यही पता होना चाहिए कि युग्म उत्पाद होता है, क्या होता है, युग्म उत्पाद, हाँ, और युग्म विनायास, हाँ। मतलब ये पैदा होंगे तो जोड़े में, और अगर नष्ट होंगे तो जोड़े में नष्ट होंगे। ऑब्वियसली अगर एक प्लस पैदा हुआ तो पक्का पक्का इलेक्ट्रॉन कहीं से लॉस हुआ होगा, तो वो जो है लॉस होके जहाँ जाएगा वो माइनस भी तो है, वो भी भाई वो मैंने अभी बताया था ना यहाँ पे कि जब प्रोटॉन लॉस होता है, प्रोटॉन सेल्स में से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन कहीं गया है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेकर के गया है। अगर वो हमारे सिस्टम से बाहर चला गया तो हमें सिर्फ पॉजिटिव दिएगा, माइनस नहीं दिएगा। सिस्टम क्या होता है जिसको हम स्टडी करते हो सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा, ये एल्विस और भाई वाला सिस्टम नहीं है, ये बस हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो ये उसकी फिर युग्म विन्यास क्या होता है, विन्यास मतलब अगर मेरा कोई प्लस है और ये माइनस है, ये आके अगर अट्रैक्ट हो गया, चिपक गया, तो ये हमारा क्या हो गया, युग्म विन्यास हो गया, ठीक है। अच्छा,
तो उसके बाद फिर पांचवा है हमारा, तो आकर्षण, प्रतिआकर्षण, आवेश का क्वांटमीकरण योज्यता का नियम फॉलो करता है। क्या करता है? योज्यता का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी बात, क्योंकि कुछ कुछ चार्जेस अगर हमें पता होगा जोड़ना घटाना तो हम इसको काम आगे कर पाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला +4 कूलम का आवेश -2 कूलम का आवेश किसी सिस्टम पे आए हैं, दैट मीन्स कि ओवरऑल 2 कूलम है जो हमारा इफेक्टिव रहेगा। तो अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सवाल आते हैं तो आप इतने बवाल की वजह से सिर्फ आप एक इफेक्ट पे काम करेंगे 2 कूलम पे। ठीक है, अच्छा योज्यता की बात हो गई, युग्म विन्यास हो गया, तो ये हमारे कुछ 5 आवेश की गुण है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर नेक्स्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अब जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आया है वो है बल है। क्या है? बल। बल के बारे में पढ़ते हैं, बल क्या होता है। ठीक है, तो जैसा किसी वस्तु पे धक्का या खिंचाव को हम बल कहते हैं। ठीक है, तो बल के वजह से हमारे पास अब आ रहा है कूलाम का नियम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और हर व्यू से इंपॉर्टेंट है कूलाम के नियम। तो सबसे पहले ये नियम आप एक बात जान जाओ, ये जो नियम है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के तरह से है। जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 9th में पढ़ा था कि F is directly proportional to masses and F is directly proportional to masses and F is inversely proportional distance between them. It is similar to यहाँ पे भी है कि कूलम्स का जो नियम है वो यहाँ पे भी अप्लाई करता है। तो जो हमारा सपोज हमारा दो आवेश सिस्टम है, ठीक है, अभी चार्ज कोई भी रहे क्या ही फर्क पड़ता है, ये प्लस चार्ज रहे ये माइनस, अब हमें पता है कि आपस में आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को आकर्षित करना चाहेंगे, ये ए वाला चार्ज और बी वाला चार्ज। ठीक है, लेकिन ये आवेशन अपने आप में किस आवेश अपने आप को किस बल से अट्रैक्ट करेंगे, कितनी ताकत से खींच रहे हैं, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो जो एफ है, तो सबसे पहले किसी डेरिवेशंस के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसका डिपेंडेंसी क्या है, उसकी निर्भरता क्या है, उसके अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, हमें ये पढ़ना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एफ इज सबसे इजी है बच्चों को। अब मैं यहाँ पे एक चीज दिखाऊंगा आपको, अगर आपको ये पता है तो आपको सब कुछ पता है, डेरिवेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हाँ, पहली बात, जो बच्चे इसे रटते हैं कि ये ए लिखा था कॉपी में, बी लिखा था कॉपी में, प्लस था माइनस था, दूरी यार था, छोड़ो यार, तुम्हारी मर्जी, इसे तुम पी बोलो, तुम इसे क्यू बोलो, चाहे कुछ बोलो, ये दिमाग में इस क्लटर को हटा लो कि ए बी सी डी ए पी क्यू आर एस टी था, ये सब तुम्हारी मर्जी है। तुम एक्स जैसे मैथ्स में एक्स वाई जेड रख के करते हो, तो मैथ्स नहीं पढ़ा है चलो उसकी बात तो छोड़ो, बट उनके सबके लिए कि आप ये नंबर्स अपने मन से ले सकते हो, बस शर्त ये है कि आप उसे मेंशन करो कि हमने ये वाला चीज इसके लिए लिया है या ये चीज इसके लिए लिया है। वो बताओ कैसे होता है धीरे धीरे, काफी आसान चीजें हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत इजी टफ नहीं होते हैं, आसान होते हैं, एंड लाइकवाइज थ्योरीज थ्योरीज एंड डेरिवेशंस भी। ठीक है, तो ये हमारा दो चार्ज हो गया Q1 Q2, हमारा जो बल है ये इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जो बल है वो हमारे दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ओके ओके, नाउ इट मीन्स एफ, अब इन सबको मिला के लिख दो कैसे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द होल ऑफ दिस थ्री थिंग्स। अब याद है डन। नाउ व्हाट डज इट मीन, अब हमने इसको हटाना है, क्यों उसको हटाना है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी है, इसका मतलब ये होता है कि इस हिसाब से इस मल्टीपल में आगे पीछे होगा, है ना, नॉट लाइक कि यही आंसर आएगा, इसके मल्टीपल से वो उतना ही आगे पीछे होता रहेगा, ये फैक्टर चलता रहेगा उसका। ठीक है, तो जो हमारा एफ है, अब इस समानुपाती, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने लगाना है कोई कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं के को प्रिफर करता हूँ बिकॉज इन द एंड ये काम की चीजें हैं, बट क्या है चलिए बात करते हैं। तो जो हमारा के होता है बेटा वो होता है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, इसका ये आप याद कर लो, सवाल में पुट कर दो, आंसर आ गया। एक सवाल तो पक्का पक्का ऐसा आ जाएगा कि दो आवेश दिया उसमें बल निकाल के बताना है, एग्जाम में सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आधे एमसीक्यू में या लॉन्ग टाइम आंसर में 2 नंबर के सवाल आ सकते हैं, 2 नंबर या 1 नंबर कंफर्म आ सकते हैं। ठीक है, इसकी विमा क्या है,
वीमा बहुत लोग नहीं जानते हैं। वीमा कैसे निकालते हैं, अब थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि वीमा कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत क्रूशियल बात है, बहुत बच्चे ने कंप्लेन किया कि वीमा नहीं आता है सर। तो वीमा आप कैसे निकालेंगे, डायमेंशंस कैसे निकालेंगे। तो डायमेंशन निकालना अपने में एक कला है, चलिए आपको दिखाते हैं उस कला को। ठीक है ना, तो के Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इतना तो आपको पता होना चाहिए कि बल हमारा न्यूटन में होता है। तो हमने अगर वीमा निकालना है तो सारे जितने भी उसमें टर्म्स आ रहे हैं, जितने भी उसमें वेरिएबल्स आ रहे हैं, उनको उनके डायमेंशन में लिखना। तो हम फोर्स को फोर्स ना लिख करके न्यूटन लिखेंगे, और चूंकि हमें के का निकालना है तो के को के लिखेंगे, क्यू को हम सी लिखेंगे, और चूंकि चूंकि दो सी है तो यहाँ पे दो सी हो जाएगा। और आर चूंकि लंबाई है, किसी गोले की त्रिज्या है या रेडियस है, तो उसको हम मीटर में लिखेंगे। चूंकि यहाँ पे दो है तो उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो हमारा एन एम स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, जो कि हमारा क्या आ गया, वीमा आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आंख बंद करके रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे को ये फार्मूला पता है उसको वीमा पता है, बट अगर वो वैसे देख रहा है तो ठीक है। चलिए नाउ, अब ये के क्या है, तो के हमारा आता है किसी बेसिक चीज़ों से कंस्टिट्यूट होके, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एग्जाम में जब आप जाना तो इस के को ना यूज करके इसको यूज करना। ठीक है, तो इस स्टेप को आप यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी ऐसे हटा सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है, ये हमारा एग्जामिनेशन डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, डिराइव इस तरीके से करना है। फिर इसमें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये है हमारा परमिसिटिविटी, दैट मीन्स विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट। नॉट मतलब हवा की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है, ये हवा की विद्युतशीलता है। इसका वीमा क्या है, तो वीमा कोई पूछ दे और वीमा पूछता है भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट कर ले सकते हैं इस डेरिवेशंस को, ये समझने के लिए है कि के की वीमा कैसे निकालते हैं, रटना नहीं है किसी को, और उसे हटा दीजिए। ये आपका होगा डेरिवेशन कूलॉम्स के लॉ का। ठीक है, सिर्फ इतू सा है, कुछ बात नहीं है। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको क्या लिखना है, एग्जाम में आपको ये मेंशन करना है कि माना बिंदु ए पर आवेश प्लस Q1 है, माना बिंदु बी पर आवेश प्लस Q2 है, और इनके बीच की दूरी, ये तीन लाइन में बातें आएंगी, इनकी बीच की दूरी r है। फिर लिखना है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। यहाँ पे हिंदी में चाहो तो आप नीचे लिख सकते हो, बल समानुपाती है आवेश के, आवेश Q1 के। फिर दूसरा लाइन बढ़ाने के लिए ऐसे कर सकते हो, तीन लाइन, छह लाइन यहाँ पे आएंगे, प्लस ये वाली बात। फिर लास्ट में यहाँ लिखेंगे एक लाइन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समानुपाती मार्क को, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने ये लगा दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, डन। चलिए, फिर उसके बाद हमारा आता है एप्सिलॉन नॉट की वीमा कैसे निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वीमा। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूला को देखो रटने की जरूरत नहीं है, मैं तो चाहूँ तो इसे बता दूं फट से, चलो बेटा, लेकिन रटना नहीं है ना, समझना है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ है। अब इस फॉर्मूले को फिर से एनालिसिस करते हैं, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मैंने क्यू को सेम मान लिया, ठीक है ना। अच्छा, एफ हमारा है न्यूटन में, और इसमें ध्यान देना है कि जो चीज कांस्टेंट है उसको हटा देना है बीमा निकालने में। ध्यान देना, बीमा निकालने की बात हो रही है, एग्जाम में ये सवाल पक्का करके आता है भाई, या तो एमसीक्यू में आ जाएगा या कहीं आ जाएगा कि बीमा बताइए, विद्युतशीलता की बीमा क्या है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये हमारा 4 और पाई क्या है, कांस्टेंट है, मतलब नियतांक है, तो उसे हम वहां से हटा देंगे और एप्सिलॉन नॉट रख देंगे। और हमने जैसा बता रखा था कि क्यू को हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, तो सी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, ये क्या आ गया, ये आर है, क्या है, आर का स्क्वायर, दैट मीन्स एम स्क्वायर, दैट मीन्स एम स्क्वायर। ओके, नाउ वीमा क्या है, तो ये आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा न्यूटन -1 मीटर -2, और फिर उसके बाद कूलम का स्क्वायर, मतलब ये हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितना अच्छा से
हमारा वीमा निकल गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक था कूलम के नियम तक का डेरिवेशन, और फिर उसमें जो वीमा उससे जो रिलेटेड है वो हमने निकाला, डेरिवेशन कैसे होता है वो निकाला। अब आता है नियम की सीमा। नियम की सीमा आती है, तो नियम की सीमा क्या है? नियम की ये सीमा है कि हमारा जो आवेश है वो बिंदु आवेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिंदु आवेश। ठीक है ना? तो बिंदु आवेश होना चाहिए, बड़ा आवेश नहीं होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा सतह नहीं होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। दूसरा, जो दूरी जो 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 बिंदु होना, जो आवेश होना चाहिए वो वर्ग के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के नियम को पालन करना चाहिए। ठीक है ना? तो इस तरह हमारा क्या है? बल है, विमा है। ठीक है ना? डन, क्लोज करो। तो ये आपका था कॉन्सेप्ट लाइन था एप्सिलॉन नॉट का। लेकिन अभी इसका वीमा में एक और स्टेप आगे है, ये तो आप समझ जाओ, बिकॉज ये काम की चीज़ है, यही यहीं से इसका डेरिवेशन है। ठीक है, ये समझ है। अच्छा, तो अब सी की अगर हम बात करें, सी की, तो सी हमने क्या बता रखा था अभी? वो बता रखा था ए टी, ये बता रखा था ना, ए टी का स्क्वायर, तो ये हो गया ए टी का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन को तुम फील करो, न्यूटन है बल, क्या है? बल। तो F इज इक्वल्स टू एम ए। हाँ, तो F इज इक्वल्स टू एम ए, दैट मीन्स F में आ गया मास आ गया, और एक्सीलरेशन हो गया एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू। उसके बाद फिर मेरे पास क्या है? मेरे पास है मीटर स्क्वायर, मतलब एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर। देखो बहुत आराम से देखना है, तो कैसे? ए का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, एम एल टी माइनस टू एल टू। तो ये टी माइनस टू ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस है तो ऊपर जाके प्लस होगा ना भाई। तो ये होगा ए स्क्वायर टी फोर अपॉन एम एल थ्री, दैट मीन्स अब एम ऊपर जाएगा तो माइनस वन, एल ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री, और ए टू टी फोर ये हमारा हो गया किसका? एप्सिलॉन नॉट का बीमा हो गया। क्या हो गया ये हमारा? एप्सिलॉन नॉट का बीमा हो गया। एम माइनस वन, एल माइनस थ्री, ए टू टी फोर। ठीक है, ये हमारा हो गया बीमा, तो एंडिंग बीमा है। ये हमारा कॉन्सेप्ट लाइन है, इस कॉन्सेप्ट लाइन पे ये डिराइव हुआ है। आपको सी पहले बता दिया गया है, न्यूटन आप जानते हो, और एम को हम एल लिखते हैं, ये बात हम जानते हैं। ठीक है ना? फिर नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है, अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिसपे हम कूलम के नियम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाया जाएगा। बाकी देखिए कैसे कैसे डाटा है, वो ये है कि Q1 इज इक्वल्स टू दे रखा है 1 × 10⁻⁷ कूलम, एंड Q2 इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁷ कूलम, एंड R इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको समझना है। ठीक है, चलिए आपको पहले इसको थोड़ा सा समझाते हैं। ये अभी तो कॉलम में दिया है, आसान सवाल है, लेकिन ये हो सकता है ये ऐसे भी दे सकता था कि Q1 इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻1 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम। ओके, Q2 इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁻1 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये भी दे सकता था। आर यहाँ पे दिया है 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमारे एसआई मानक में नहीं आता है। याद करो जब मैं वहाँ ड्राइव कर रहा था तो एम लिखा था रेडियस को, मतलब मीटर होता है, मीटर को हम डायमीमा के रूप में एल के तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो एम मतलब ये कन्वर्ट होगा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। कितने लोगों को यही बात में कंफ्यूजन होता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अरे सेंटीमीटर इतना सा होता है, मीटर टेढ़ा ऐसे नापता है, ऐसे करके वो क्यों नापता है? बिकॉज यहाँ तक 1 मीटर मतलब यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 आपके बॉडी के यहाँ तक या यहाँ तक या जहाँ तक भी आएगा 1 मीटर वो आएगा, तो वो 1 मीटर नापता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 मीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर कितना मीटर आएगा, तो आपको उसे 100 से डिवाइड करना होगा, दैट मीन्स 15/100 मीटर। अब एक बात मैं बताना चाहूँगा, एक कॉन्सेप्ट समझ लाएंगे, ये होता है कि मैथमेटिक्स को आसानी से कैसे समझा जाए। ठीक है,
बहुत सारे लोग करते हैं, यहाँ पे सब लोग सॉल्विंग पे भाग जाते हैं। नहीं करना है सॉल्व यार, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे, लास्ट में देखेंगे क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है इसे। इसे लिखो 15 × 10⁻²। क्यों भैया? क्योंकि नीचे जीरो था तो ऊपर गया तो -2 हो गया, ठीक है। अच्छा, माइक्रो कूलम वाली बात को भी मैं समझाऊंगा, पहले इस सवाल को हल कर दूं, बिकॉज मैंने मीटर समझा दिया आपको अभी, तो माइक्रो कूलम में समझा दूंगा। तो सबसे पहले हमने एग्जाम में लिखना है कूलम का नियम प्रयोग करते हुए F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन का आर स्क्वायर, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ क्यू की वैल्यू 1 × 10⁻⁻7 3 × 10⁻⁻7, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर मतलब 15 × 10⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ 9 × 10⁻⁹ इंटू, अब एक बात ध्यान देंगे यहाँ पे, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 10 7 मतलब 10⁻⁻14, दोनों पावर्स को जोड़ देंगे। ओके, नीचे वाला देखो 15 15, अब कुछ लोग 15 का स्क्वायर निकालने बैठ जाएंगे, अरे मत निकालना भाई, क्या जरूरत है, ऐसे कर दो ना, 15 × 15, कोई दिक्कत हो रही है इसमें? अब क्यों नहीं मैं निकाल रहा हूँ आपको भी समझाऊंगा, और बहुत सारे लोग समझेंगे कि क्यों नहीं निकालना होता है, ठीक है। तो 10⁻⁻4 ये ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो मैं यही कर देता हूँ, ऊपर जाएगा तो यहाँ से हटा दो और यहाँ जाके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। नहीं समझे? यहाँ समझो, 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻4, इसका मतलब होगा 10⁻⁻14 माइनस माइनस का 4, क्योंकि नीचे वाला ऊपर जाता है तो ऊपर के पावर से माइनस होता है। तो यहाँ पे हो गया 10⁻⁻14 एंड प्लस का 10 का पावर, दिस इज लाइक 10⁻⁻14 एंड देन माइनस नीचे वाला पावर -4 तो -4, देन 10⁻⁻14 प्लस का 4 दैट इज 10⁻⁻10, ठीक है, डन। अच्छा, तो वैसे आर 10 आ गया। फिर अब देखो यहाँ और यहाँ 10 का पावर सेम सेम दिख रहा है हमें, हाँ भाई दिख रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो -1 बचेगा, तो 9 -10 में +9 मतलब -1, तो ये आ गया 9 × 3 × 10⁻⁻1/15 × 15। अब देखो 3 5 15, 3 3 9, 3 5 15, पचिया 25, पचिया 25। अब देखो मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है इसे सॉल्व कैसे करें। ये 25 है, मतलब अगर 100 होता तो मेरा मामला बन जाता, तो चलो मैंने ऊपर 100 लगा दिया, मेरी मर्जी भाई। अब जब मैंने ऊपर 100 लगाया, मैं 100 नीचे ले गया, तो नीचे मैं कर दूंगा 2 जीरो एक्स्ट्रा, तो नीचे भी 100 कर दिया। नीचे ऑलरेडी क्या था, 25 था, पचिया 25, पचिया 25 है ना, 25 चौके 100, ये हो गया 12 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन, ये आ गया हमारा बल, 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। जो जो प्रॉब्लम आप 2 3 बार इसे, जिससे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में प्रॉब्लम है, आराम से इसे इस पार्ट को 2 3 बार देखेगा, समझेगा, इन स्टेप्स को 2 3 बार देगा, समझ जाएगा कैसे पावर को डील करते हैं, ठीक है। अच्छे खासे लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बट हमें इसको समझना है, ठीक है। 5 5 25, और मैंने यहाँ पे 100 बढ़ाया, ये बढ़ाने वाली बात पल्ले नहीं पड़ती है, क्योंकि ये लोग डिवाइड करने के पीछे भाग जाते हैं, और डिवाइड पीछे करने गए तो परेशान हो जाओगे आप। कुछ नहीं करना है, ऊपर 100 बढ़ाओ, नीचे 100 बढ़ाओ, नीचे 1000 हो गया, 25 25 चौके 100 कट गया, 4 3 12 आंसर आ गया, 12 × 10⁻³ जो कि हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो ये हमारा चैप्टर था, ठीक। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसका मतलब है क्या कि अ, अब देखो इसमें क्वेश्चन का प्लॉटिंग ये है बच्चा कि कोई आवेश है जो कि 9 × 10⁻⁻, अब ये हमारा क्वेश्चन सेकंड है, जिसमें हमारे पास एक आवेश है, ठीक है, एक आवेश का पिंड है जिसका वजन है 9 इंटू, जिसका द्रव्यमान है, जिसका द्रव्यमान है 9 × 10⁻⁻5 किलो। और सवाल ये है बेटा कि अगर हमने इस पे जो आवेश है वो 5 माइक्रो कूलम है, अभी मैं कह रहा था माइक्रो कूलम की बात मैं कर ही रहा था, हाँ? तो जो आवेश है उस पे वो है
5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम से कुछ भी नहीं मिलना है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कूलम में। तो ये हो गया 5 इंटू 10 का पावर -6 कूलम, ठीक है ना। तो ये आवेश है। अच्छा, अब इससे 2 सेंटीमीटर दूरी पे, फिर से ध्यान देना डाटा में 2 सेंटीमीटर आ गया, कोई टेंशन नहीं। r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मोहब्बत से कन्वर्ट कर लेंगे, 2 इंटू 10⁻²⁰ मीटर, ठीक है। ओके, दैट यू शुड लर्न। एक बार देख लिया, लाइफ टाइम याद रखो, ठीक है। यहाँ पे क्या आवेश का मान हो कि ये ऊपर वाला चार्ज रुका रहे, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे आवेश क्यू रहेगा। अब इतना बल में चाहिए, ऊपर वाला आवेश रुका रहे, तो कितना बल में चाहिए, तो बल उतना चाहिए कि ये जो बॉडी है वो कितने किलो की है, 9 गुणे 10 का पावर -5। तो एक्चुअल में mg बल नीचे नीचे आना चाहिए, mg बल से नीचे आना चाहिए। पॉइंट डायग्राम है, हाँ, ये आप लोग बीटेक में पढ़ोगे। अभी जो इसके बाद जाओगे अगले साल बीटेक में, तो आप लोग एक पॉइंट डायग्राम पढ़ोगे। जो बीटेक पढ़ा होता है वो जानता है कि कैसे होता है पॉइंट डायग्राम, ठीक है। तो ये mg नीचे लगा होता है और ये फिर ऊपर जाता है इस पे, हमें इस पे चाहिए f। अब मुझे इसको रोकना है, ठीक है। ये पॉइंट डायग्राम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री से लेकर के राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूले सवाल को लेकर के इन सबको पॉइंट डायग्राम हम लोग क्लियर कर सकते हैं। हमें ये चाहिए। आपको दिख रहा है कि mg बल जो नीचे है उसको f बल से ऊपर ठेलना है। ऊपर ठेलने के लिए यहाँ पे लगेगा कूलम, इनके आवेश पे लगेगा कूलम का नियम और इन पे लगेगा न्यूटन का नियम, ठीक है। तो हमारे पास जो f है वो है mg कितना है, हमने g को मान लिया है 10, 9.81 नहीं मानेंगे, दिक्कत होगा उसमें, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया 9 इंटू 10 का पावर -5 इंटू का 10 न्यूटन। दैट मीन्स कि 9 इंटू 10 का पावर -4 न्यूटन। कोई भी पावर नहीं है तो +1 मानेंगे, या क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो सेम साइन सेम बेस पे पावर मिलते हैं तो माइनस होते हैं, माइनस कर दिया, माइनस ऐड होते हैं, -4 प्लस ऐड होते हैं। तो अगर सेम बेस है, सेम बेस है, a का पावर m है इंटू a का पावर n है, दैट मीन्स a का पावर m प्लस n होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने m प्लस n किया, तो m चूंकि -5 था तो इसलिए घट के -4 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तो हमको इस बल को उस मास से, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब हम न्यूटन का फार्मूला लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर उसके बाद F की वैल्यू हमने निकाल रखी थी 9 न्यूटन का पावर -4, जो कि यहाँ पे है, और ये 10 का पावर -4। देन इट इज़ इक्वल्स टू 9 न्यूटन टू पावर 9 द वैल्यू ऑफ K, और फिर Q1 की वैल्यू हमने देख रखी है 5 माइक्रोकूलम, दैट इज 5 इंटू पावर -6 इंटू Q2 जो कि अननोन है, एंड अपॉन R स्क्वायर। यहाँ R स्क्वायर पर ध्यान देना है, लोग भूल जाते हैं इस वैल्यूज़ को, ठीक है। तो R की वैल्यू 2 इंटू 10 का पावर -4 2 होनी चाहिए, बट यहाँ पे स्क्वायर होने पे -4 हो गया, ठीक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, -4 इक्वल टू के सामने सामने कटेगा, तो -4 और -6 कट के -2 हो गया, और ऊपर का -4 कट के -2 हो गया, ठीक। नाउ जो इक्वल टू के सामने सामने चीज़ें कटेंगी और हम ट्रांसफ़र करेंगे, 9 से 9 कट रहा है, और फिर हमने ट्रांसफ़र किया 2 2 जब 4 ऊपर कर दिया और ऊपर के पावर को नीचे कर दिया, जो कि 10 टू पावर -11 हो गया, ठीक है। और इट इज़ इक्वल्स टू आवेश Q2। तो Q2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, और नीचे का 5 भी था, तो Q2 की वैल्यू होगी 4/5, इट इज़ 0.8 न्यूटन का पावर -11। ओके, तो अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो एक कूलम वहाँ चार्ज आया है, 8 इंटू 10 का पावर 12 -12 कूलम, या तो दिस इज़ द आंसर। और ये आंसर थोड़ा राउंड ऑफ होके आया है, क्योंकि हमने जो G की वैल्यू रखी थी वो क्या थी, 10 थी, और एग्ज़ाम में आप 10 ही लोगे, क्योंकि आपको ये काम देगा, ठीक है। और इजी आंसर यहाँ से आ जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।